उमर अब्दुल्ला इस समय पार्टी ऑफिस पहुंचते हुए उमर सर इस समय आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में पहुंचते हुए और इनके समर्थन का स्वागत करते हुए उमर अब्दुल्ला ऊपर की तरफ जाते हुए जहां पर सुरिंदर चौधरी आज इनकी मौजूदगी में भाजपा को करेंगे ज्वाइन, भाजपा को छोड़कर आज करेंगे माजूद चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन। उस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरिंदर चौधरी ने आज भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं जम्मू में, पार्टी ऑफिस में पहुंचे और इन्हीं की प्रेजेंस में जो कि सुरिंदर चौधरी को ज्वाइन करवाया जाएगा। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं शेर कश्मीर भवन के, जहां पर आज जो सुरिंदर चौधरी हैं भाजपा के, जिन्होंने भाजपा को अलविदा कहा और अब वो दामन थाम रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और इस समय उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं आज उन्हीं की प्रेजेंस में ज्वाइनिंग होगी सुरिंदर चौधरी की। सुरिंदर चौधरी का क्या कहना वो भी हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। इस समय आप देखिए उनके समर्थकों से पूरा जो प्रीमिसेस भरा हुआ है और यहाँ पर उन्हें जरा काम किया अपने जीवन की अपनी जिंदगी का और जड़े उन्हें उतराव चढ़ाव दिखे अपने जीवन च मैं समझना कि तो कोई भी जड़ी मां वो बेटी वो बहन वो जड़ी के नशील के हयात जड़ी है, मैं समझता हूँ उनका उन्हें 22 साल जड़े शेरे कश्मीर और इस समय आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ आप देखिए पार्टी के कार्यकर्ता सीनियर नेता भी मंच पर विराजमान है और साथ ही साथ अब आज अभी इन्हीं के प्रेजेंस में यहाँ पर जो ज्वाइन करेंगे सुरिंदर चौधरी, जिन्होंने भाजपा को कहा अलविदा और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि भाजपा में परिवारवाद और करप्शन एंजॉय करे अशोक कौल और रविंदर रैना। और सुरिंदर चौधरी पूर्व एमएलसी जो कि पहले पीडीपी में थे। आप देखिए ये सुरिंदर, ये जो पल थे, ये देखिए यही सेम पल आपने भाजपा में भी देखे थे सुरिंदर चौधरी और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी के और अन्य नेताओं के, किस कदर उन्होंने प्यार से इन्हें दुलार के साथ पार्टी में शामिल किया। सेम वही दृश्य आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में भी देखते हुए सुरिंदर चौधरी आज जे पार्टी में यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, वही दृश्य वही प्यार दुलार यहाँ पर भी मिलते हुआ। सुरिंदर चौधरी और उमर अब्दुल्ला जी के चेहरे पर खुशी और सुरिंदर चौधरी भी इन्होंने कहा मैं घुटन से बाहर निकला हूँ, वो भी आपके तक हम वीडियो लाएंगे जो उन्होंने इनसे मेरी बात की है। उन्होंने कहा कि मैं घुटन से बाहर निकला हूँ, 1.5 साल घुटन में लगाए हैं। और आपको बता दें कि देखिए खुशी देखिए उनके चेहरे पर भी और रविंदर रैना को बहुत स्वागत उन्होंने डाला। खुशी है कश्मीर में ये चीजें मैं पता करने आया हूँ। हालांकि यहाँ पर और इस समय आप देख रहे हैं अजय सडोत्रा भी यहाँ मौजूद हैं, अन्य नेता जो हैं और इस समय फूल मालाएं पहनाई हुई सुरिंदर चौधरी जी के गले में भी आप देख रहे हैं यहाँ के इस समय दृश्य लाइव दृश्य दैनिक सप्ताह के माध्यम से। सियासत है जनाब।
फेरबदल होते रहते हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इस समय आप देख रहे हैं सुरिंदर चौधरी जी के चेहरे पर वही खुशी जो भाजपा में शामिल होने के समय देखी थी, पर उससे भी ज्यादा खुशी इस समय दिख रही है। सुरिंदर चौधरी का चेहरा खिला हुआ इस समय खुशी से यहाँ बैठे हुए हैं। और ये वही क्षण है जिस तरह से भाजपा में ज्वाइनिंग हुई थी, इसी तरह अब एनसी में ज्वाइनिंग हुई है। और ये कहने की बात है कि बेबाक नेता है, काफी अच्छी छवि इनकी है, यानी कि जुझारू नेता है और काफी अच्छा इनका जो है नाम है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और लोग इन्हें जानते हैं, इनके काम से जानते हैं। और इस समय के लाइव दृश्य आप देख रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला जी आप खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर से जो लोग आए हैं नौशहरे की गली की बात करते हैं और सुरिंदर चौधरी जी यहाँ पर खड़े होते हुए सुरिंदर जी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान दिख रही है। ये सेम मुस्कान वैसी है, आज फिर से वही पल याद आ रहे हैं जो भाजपा में ज्वाइन करते हुए थी, आज भी उससे डबल खुशी यहाँ पर नजर आ रही है। ये वही फिर से एक क्षण वही वापिस आया जो कुछ देर पहले, लगभग 1.5 साल पहले जो क्षण थे भाजपा में आने के वाले क्षण। अब उमर सर बोल। और देखिए समय उमर अब्दुल्ला मौजूद है और देखिए हार पहनाते हुए और भी अन्य नौशहरा के और भी इनके साथ जो समर्थक इनके आए हैं और सुरिंदर चौधरी मौजूद है यहाँ पर। और जब भी इन नेताओं से सवाल पूछना चाहो तो ये कहीं ना कहीं जवाब देना इन्हें पसंद ही नहीं होता, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो। इन्हें कुछ दिक्कत होती है, जम्मू का मीडिया जब भी इनसे सवाल करता है तो ये थोड़ा सा संकोच करते हैं। ये समझ नहीं क्यों करते हैं, हम भी नहीं जानते, पर हमारा काम है सवाल करना। सेम खुशी इनकी पहले भी थी भारतीय जनता पार्टी में जब इन्होंने ज्वाइन किया था, आज खुशी उससे डबल है। चलिए व्यक्तिगत राय पर इंसान कहीं भी जा सकता है, कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। अब नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के इनके समर्थक सुरिंदर चौधरी जी के इनको भी गले में हाल फूल मालाएं पहनाते हुए काफी जल्दी में उमर अब्दुल्ला लग रहे हैं, शायद गर्मी ज्यादा है। सुरिंदर चौधरी जी बुके देते हुए सुरिंदर चौधरी अब हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने समर्थकों के साथ और इस समय चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्या लगता है कि अब सुरिंदर चौधरी अगर इलेक्शन होते हैं, मैंडेट मिलेगा नौशहरा से सुरिंदर चौधरी को एनसी के मैंडेट से, क्या भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुरिंदर चौधरी? गर्मी बड़ी है और माला उतारते हुए सुरिंदर चौधरी जी, और ये अभी माला आप उमर अब्दुल्ला खुद ही पहनते हुए हो। क्या बात है, क्या बात है। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे दृश्य जो सुरिंदर चौधरी जो सियासत का के जाने माना चेहरा, इस समय उमर साहब जवाब हमें बुलाने की कोशिश की, उन्होंने जवाब देना नहीं जरूरी समझा। चलिए खुश दिख रहे हैं उमर साहब आप। उमर सर आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और बता रही है।
हैंडसम भी लग रहे हैं सर। उमर सर आप खुश बहुत दिख रहे हैं आज, क्या बात है? उमर सर आज आपकी खुशी आपके चेहरे पर झलक रही, पर आप बोलना कुछ नहीं चाहते। हैंडसम भी लग रहे हैं। उमर साहब चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुराते हुए उमर सर इससे में कुछ गुस्से में दिख रहे हैं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोला। और देखिए पता नहीं क्या दिक्कत है, जब भी कश्मीर से कोई नेता आते हैं, जब भी मीडिया सवाल पूछता है, इन्हें दिक्कत हो जाती है, इन्हें काफी आपत्ति हो जाती है। और देखिए इस समय वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर मीडिया को क्यों बुलाते हैं यहाँ पर? लाइव चला के क्या करा रहे थे यार, नेट चलेंगे या नहीं बोलेंगे। हमने बहुत बार देखा कि हमने कोशिश की इनसे जानने की, पर उमर अब्दुल्ला मजाल है कोई शब्द भी बोल जाए, कह रहे हैं कि नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अगर बात देखी जाए, महबूबा मुफ्ती जब जम्मू में आती हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नकारती हैं, यानी नहीं देना चाहती। अब उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, मीडिया का काम है सवाल पूछना, इनसे जानना कि आप किस तरह से लेते हैं इस कदम को सुरिंदर चौधरी जी के। पर नेशनल का जो उमर अब्दुल्ला जी हैं शायद जवाब ही नहीं देना चाहते। सेल्फी भी चल रही है, ज्वाइनिंग भी हो रही है। और सुरिंदर चौधरी जी कुछ सोच में बैठे हुए हैं। अब देखिए इंसान को कभी भी इतना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो लोग पीडीपी को एंड नेशनल कांग्रेस को या कांग्रेस को कोसते हैं, परिवार बात होकर उनको पहले अपने घर में झांकी मारनी चाहिए। अगर कोई चौकीदार की पोस्ट भी आए तो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये दुखदायक होती है, ये सभी का हक होता है, हर कार्यकर्ता का हक होता है। तो जनाब चौधरी साहब, जब इन्होंने मन बनाया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो मैंने कहा जनाब चौधरी साहब हम भी आपके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। और मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने भाजपा पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है और कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी सेवा हो सके ज्यादा से ज्यादा करेंगे और अपने आवाम की सेवा करेंगे। हमें उमर अब्दुल्ला साहब का आशीर्वाद चाहिए, जनाब फरूक अब्दुल्ला साहब का आशीर्वाद चाहिए और उनके संगठन का, क्योंकि हम इसमें नए आए हैं। हम चाहते हैं कि अपने समाज की सेवा करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और आगे ले जाएं। आज हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को कि आपकी नौशहरा की सीट जो है वो पक्की हो गई है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सुरिंदर चौधरी जी के जो एनसी ज्वाइन करना? क्या लगता है अब एनसी के मैंडेट से भाजपा के खिलाफ, जो कि इलेक्शन में आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ जो कि खड़े होंगे एनसी के मैंडेट से, सुरिंदर चौधरी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्या लगता है भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है सुरिंदर चौधरी के बीच भाजपा क्विट करने से और एनसी को मजबूती मिली है? आपस में सुलह मशवरा करते हुए उमर अब्दुल्ला और सुरिंदर चौधरी जी, इसी तरह से मेन जो हमने देखा जब भाजपा ज्वाइन की थी, रविंद्र राणा जी के साथ भी ऐसी कानाफूसी कुछ हो रही थी इनकी आपस में। जावेद राणा साहब वो इनका वेलकम करेंगे। सुरिंदर चौधरी और सेम वैसी अब दृश्य जो हम बता रहे हैं ना, सेम वही फीलिंग वही बातें इस समय शायद इनके साथ भी चल रही हैं। असलम वालिद साहब वो भी इस खुशी में तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और यहाँ से हमारे शमी उबराय साहब जो हमारे सेंट्रल के इस समय के दृश्य हम बता रहे हैं शेर कश्मीर भवन जो कि
एनसी ऑफिस के यहाँ पर आज सुरिंदर चौधरी ने भाजपा को अलविदा कहा और साथ ही साथ अलविदा कहने के साथ साथ भाजपा पर बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर दिए कि रविंदर रैना और अशोक गोल जी पर के परिवारवाद और साथ ही साथ करप्शन एंजॉय कीजिए। ये ट्विटर के हैंडल के माध्यम से सुरिंदर चौधरी जी ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो पार्टी जो हमेशा कहती है कि भाजपा की बात करें, भाजपा वो पार्टी जो पीडीपी कांग्रेस और एनसी को कहती थी परिवारवाद। आज सुरिंदर चौधरी जी ने खुद कहा, हम वो भी वीडियो अपलोड करेंगे कि आप हमारी तरफ से सवाल पूछिए जाकर रविंदर रैना जी से कि आप कहते थे परिवारवाद दूसरी पार्टी को, आज आपकी पार्टी में खुद परिवारवाद हो रहा है। ये सुरिंदर चौधरी ने सवाल किया है रविंदर रैना जी से। क्या लगता है भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है, क्योंकि सुरिंदर चौधरी लगभग 1.5 साल के बाद उन्होंने क्विट किया है भाजपा से। तमाम नुमा हजरात, हरीश सुलोचना साहब, रतनलाल गुप्ता जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वाधीन हो रहा है। और इस समय सुरिंदर चौधरी उनके समर्थक और चेहरे पर स्माइल है सुरिंदर चौधरी जी के। ये वही स्माइल है 1.5 साल पहले भी हमने देखी थी स्माइल, ये ढोल नगाड़ों के साथ। आज फिर से मुबारक करूंगा कि सुरिंदर चौधरी साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो रहे हैं और इससे सियासत है और प्रकृति का नियम है बदलाव, चाहे सियासत हो या आम जिंदगी हो, बदलाव जरूरी भी है और बदलाव होना भी जरूरी है। पॉलिसी जो प्रोग्राम को जिसको लेके डॉक्टर फारूक खान और उमर उब्दुल्ला साहब चल रहे हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसको तस्वीर मिलेगी। और बीजेपी के जो कौन अफेयर में जो तादाद है, बीजेपी के जो करनी और तकरीर में तादाद है, और नेशनल लेवल पे उसका आज शक नहीं है कि पूरा देश जबर और तगयान की चक्की में पिस रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ जबर और तगयान इख्तिलाफ का जो माहौल पैदा किया हुआ है, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, जम्मू कश्मीर के लोगों मंच पर जावेद राणा जो फार्मर एमएलए हैं वो संबोधित करते हुए जनता को धोखा हुआ है, वो इसी तरीके से हमने जवाब देना है जैसे सुरिंदर चौधरी साहब ने जवाब दिया है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप तमाम से मैं इजाजत चाहूंगा और एक बात का मैं जरूर यहाँ इंकशाफ करूंगा कि जब सुरिंदर चौधरी साहब एमएलसी बने तो मैंने इनको मुबारक की और इनको मैंने कहा आप वहाँ अच्छे नहीं लगते हैं, आप हमारी अमानत हैं, इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि आप हमारे स्टेज पे होंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया। खुदा हम सुरिंदर चौधरी जी जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी को छोड़ के स्वागत करता हूँ और जम्मू कांग्रेस की तरफ से स्वागत करता हूँ। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए और इन्होंने 6 साल काम किया और घर पर सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर पे आए हैं। इस परिवार के साथ इसका नाता बड़ा जबरदस्त है और प्यार में हमको बोला है। मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे ले जाने में सफल होंगे। मैं यहाँ पे कैप्टन मोतीराम जी भी तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सी मेहनत करके कोशिश की कि जो झंडा उन्होंने ये हल वाला झंडा था, अब वो उन्होंने अपने ये झंडा अपने अजीज सुरिंदर चौधरी जी के हाथ में दिया है और ये हल वाला झंडा मजबूती के साथ लहराएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा हम नई स्थिति लाएंगे। मैं आप सुरिंदर चौधरी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और यहाँ पे बात करें। जनाब उमर उब्दुल्ला साहब रशीदा जो है रशीदा नकवी यहाँ पे मौजूद है, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, पर शायद उन्हें उस समय जनाब
मेरे बुजुर्ग सुरेंद्र चौधरी जी अब देखिए क्या कहते हैं अपने मन की बात। सूबाई सदर जनाब नाजिर आजम वानी साहब, सूबाई सदर कश्मीर जनाब अजय सरोत्रा साहब, और मैं नाम लूंगा तो बड़े लंबे चौड़े हो जाएंगे, जनाब जावेद राणा साहब, मैडम विजय लक्ष्मी दत्ता जी, मैडम विमला दुखरा जी, बाकी जितने भी मंच पर बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतागण, मेरे साथ आए हुए नौशहरा से महेंद्र सूदन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के प्रभारी थे, जिन्होंने आज रिजाइन किया, और ये गांव लंबेड़ी के रहने वाले हैं। गांव लंबेड़ी आप जानते हैं, चिंता नहीं करनी। इस समय इन्होंने रविंद्र राणा जी को तंज करते हुए चिंता नहीं करनी। चौधरी छोटू राम जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान मोर्चे के, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के, उनके साथ साथ एक बहुत लंबी सरदार है, सरदार कमलजीत सिंह जो सरपंच भी है और मनियाटी संघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, और भी मैं नाम लूंगा, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। नौशहरा से मेरे बुजुर्ग और जम्मू कश्मीर जाट सभा के निटारे के प्रधान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैप्टन मोतीराम जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुरे दौर की साथी, उस जमाने में जब जीडीसी इलेक्शन लड़े जा रहे थे और टिकटें बांटी जा रही थी, उस दौर में जीडीसी का वहां झंडा उठा के रखने वाली लंबेड़ी के अंदर मैडम सुनीता जी, धीरज जी, अशोक जी, और ही मुझे पता नहीं कौन कौन आए जो मुझे सामने दिखे, मैं वही नाम ले पा रहा हूं, बाकी से माफी चाहूंगा। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से गरीबों की मसीहा, दबे कुचले, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग, उन पहाड़ों, दूर दराज, मोड़ों, टोकों की रहनुमा मादरे मेहरबान जी को मैं अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन्ना अखा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लइया ने, उन सज्जन भी लफसी आसा लग पइया ने। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कोई नया घर नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी सियासत 1996-95 में यहीं से शुरू हुई और आज मुझे खुशी है कि रास्ते बड़े भटके, लेकिन आखिर मुझे वापस अपने घर में आना पड़ा और आज अपने घर में आया हूं। इसलिए मेरी कोई पार्टी में ये ज्वाइनिंग मत समझिए, मेरी आज ये घर वापसी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज 9/7/2014 के बाद आप ये यहाँ पे एक बड़ा तबसरा सुन रहे हैं। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना साथ दिखा, ना विश्वास दिखा और ना विकास दिखा। विकास वो विकास है जो आज से पहले जो सरकारें यहाँ पे रही, जो सरकारों ने यहाँ जम्मू कश्मीर में विकास किया, वो विकास है। दूसरा, इनका विकास कौन सा है, ये कभी मंच पे आए, डिबेट करें फेस टू फेस, इनकी जो विकास की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। आज जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस
कोई और पार्टी नहीं जो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। इसके लीडर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला से लेकर आज उमर साहब तक, ये वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतिहास रचा। लेकिन आज हमारे सामने क्या है? आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर सामने बैठे हो, ये ध्यान से सुनो। आज हम जब ये लोग भाजपा पार्टी के लोग बात करते हैं, आपके सामने ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास सरकारी रकबे हैं या महाजरीन के खाते हैं या कस्टोडी लेने जो भी है, खाली करेंगे और बाहर के लोगों को यहां बसाएंगे और 5-5 मरले जगह देंगे बाहर के लोगों को। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब वो थे जिन्होंने, जिन किसानों के पास जमीनें नहीं थी, जिन लोगों के पास जमीनें थी नहीं थी, लैंड टू टिलर, उस जमाने में उन्होंने लोगों को जमीनें दी। जो शेख साहब ने जमीनें दी, वो आज जमीनें ये लोगों से छीन रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है। आज फारूक साहब के टाइम में जब 1996 में इलेक्शन लड़ा कि आप जानते हैं वैकेंसी के बाद किसी भी पार्टी में दम नहीं था कि आके इलेक्शन लड़े, इस जम्मू कश्मीर रियासत को जो खून से लथपथ थी, इसको दलदल से निकाला जाए। उस समय कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही वही आदमी थे, वो इंसान थे जो जिन्होंने आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और दोबारा से डेमोक्रेसी प्रोसेस जो है वो बहाल किया। ये वही फारूक अब्दुल्ला जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आपने भेजे थे जम्मू कश्मीर का पक्ष रखने के लिए। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें, ये जो बातें करते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, मैं थोड़ा सा जो उमर साहब के जो टेन्योर में आज चीफ मिनिस्टर जो काम हुए थोड़े से आपके नजरों में लाना चाहता हूँ। मीडिया भैया, ये थोड़ा सा हम जाके उनको पूछ लेना कि जो हम बोल रहे हैं ये झूठ है या सच है। जब उमर साहब मुख्यमंत्री थे, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 750 न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी या नहीं बनी? ये पूछो उनको। क्या उमर साहब के दौर में 46 सब डिवीजन नहीं बनी या नहीं बनी? पूछो उनको। 135 तहसीलें नहीं बनी या नहीं बनी उमर साहब के दौर में? पूछो उनको। पूछो उनको कि वीडियो ब्लॉक 177 नए वीडियो ब्लॉक बने या नहीं बने, जो कहते हैं हमने बड़ा विकास किया है। उनको पूछो नई 301 नियामतें बनी या नहीं बनी? ये सवाल उनसे पूछिए। आप क्यों? आपके लीडर ने वो करके दिखाया जो ये करके नहीं पाया है तक 9 साल में। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, फिर मीडिया और सोशल मीडिया पे अपनी बातें उठाते हैं। आज शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी किसने लाई? जहां हमारे 50,000 नौजवानों को फायदा हुआ। 1 लाख गवर्नमेंट नौकरियां किसने दी? उमर साहब ने अपने टेन्योर में दी। 50,000 प्राइवेट सेक्टर में दी। ये डाटा मैं कोई आपको ऐसे नहीं बता रहा, एक जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं। ये झूठों की तरह जो नाटक करता कर, मैं टाइगर बैग पता नहीं टाइगर है पता नहीं क्या है, पता करो। आज ये चंद कुछ है, मैं अभी कहूंगा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो आज सैफरन मिशन और बासमती राइस मिशन किसने लाई है स्कीम में? उमर साहब के दौर में आई। इन्होंने सैफरन की जमीनें आज बेच रहे हैं। ये बासमती की जमीनें इनके अपने लीडर जो है वर्ल्ड प्रॉपर्टी डीलर बने हुए जो बेच रहे हैं। आज पूरा ये फील्ड खत्म कर रहे हैं। आज आपके सामने जो हालात हैं, अगर ये बात फ्लाईवुड जो है पुराने बने हुए हैं, इन्होंने कौन सा एक जो आज बनाया ये भी पुराना काम शुरू हुआ था उस समय, इन्होंने कौन सा नया बनाया? सड़कें कौन सी नहीं बनाई? मेडिकल कॉलेज कौन से नए बनाए? आए वक्त आएगा डिबेट करेंगे इनके साथ, बात करेंगे इनके साथ। और मैं इस मंच से भाजपा पार्टी के लीडरों को कहता हूं, आइए हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोटे से छोटे एक कारकुन से भी आके बहस करिए, डिबेट करिए, आपको एक तो जवाब देगा हुआ। आपके जो ये विकास, विश्वास और जो आप जो बात करते हैं कि सबको साथ लेने वाला सारा का सारा एक्सपोज हो जाएगा। अगर आप कहते हैं हालात ठीक है, तो मैं भाजपा पार्टी के लोगों को कहता हूं, अपने पीएसओ छोड़ दो। जितने भी पीएसओ आपने सिक्योरिटी फोर्सेस लिए हुए हैं छोड़ दो सारे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद 4 पीएसओ होते थे,
आज एक बहुत बड़ा लंबा काफिला लेके चलता है, उसको पूछो हालात ठीक है तो फिर तू इतना बड़ा लंबा काफिला क्यों लेके चल रहा है? अगर हालात ठीक है जम्मू कश्मीर के, अगर हालात ठीक है तो आओ असेंबली इलेक्शन कराओ। आप कहते हो 50 पर, आप -50 जाओगे, 5 पार भी नहीं होने वाले जो हालात जम्मू कश्मीर के। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आने वाला वक्त आएगा, ये बातें हम रखेंगे। मैं मीडिया के अपने भाइयों और बहनों से भी अपील करूंगा, वक्त आ गया है, जम्मू कश्मीर तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी लेने नहीं आया। मैं इवन के आपको यहाँ मंच से कह रहा हूँ कि मैंने उमर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे निशरा का मैंडेट भी नहीं चाहिए, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर को बचाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो आप भी जम्मू के हैं। ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का बीच यहाँ बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब इनका अपराध है। ये वो रियासत है जो जिसको इन्होंने यूटी बनाया जहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया है। आओ मिलजुल के हमारे मीडिया के भाई और हम जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, आओ मिलजुल के उमर साहब के हाथ मजबूत करें, आओ फारूक साहब के हाथ मजबूत करें। जम्मू कश्मीर को इस दलदल से कोई निकाल सकता है और सिर्फ उमर साहब निकाल सकते हैं या फारूक साहब निकाल सकते हैं, और कोई दुनिया की ताकत नहीं हमें निकाल सकती। इसलिए आज हमें उठना पड़ेगा। हम सब चुप होकर बैठेंगे, कहेंगे शहादत दो लेकिन पड़ोसी दे, भगत सिंह बने लेकिन घमंडी बने, सारे का अपना कोई बने, कोई कुछ नहीं करेगा। हमें जंग लड़नी होगी, सड़कों में निकलना होगा, मैदान में लड़ना होगा, तभी जाकर जम्मू कश्मीर की खलासी छोड़ेंगे, वरना ये छोड़ने वाले नहीं है। जो हालात ये जम्मू के कहते थे 370-3500 हमारी जमीनें बच जाएंगी, हमारी नौकरियां, कौन सी नौकरियां, कौन सी जमीनें बच रही हैं? मैं पीछे माता वैष्णो देवी गया, हमारे पंडितों को बाहर निकाल दिया, आज वहां अपने बाहर के पंडित वहां बिठा दिए। क्या यही है कि हमारे पंडित नकाम है, नालायक है? आपके IAS ऑफिसर जो काबल ऑफिसर है, जम्मू कश्मीर के KF ऑफिसर है, उनको DC नहीं लगा रहे, SSP नहीं लगा रहे, बाहर के लोगों को लगा रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा आपको। हमारे ऑफिसर भी नालायक, हमारे लोग भी नालायक, हमारे पुजारी भी नालायक, सब नालायक, सिर्फ ये लोग लायक हैं बीजेपी वाले, बाकी कोई लायक नहीं। ये फैसला करना पड़ेगा कि लायक और नालायक कौन है। ये नालायक लोगों की हुकूमत यहाँ चलने वाली नहीं है। तो लिहाजा मैं उमर साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना मेरे से हो सकेगा हमेशा आपके साथ चलेंगे, और जिंदगी के आखिरी ये लम्हे हैं, और मैं आपसे वादा रहा सर, ये घर वापसी है, अब जब तक जिंदे हैं आपके साथ हैं। और सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं जाट हूँ सर, जाट मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन वचन से पीछे नहीं होगा। सुरेंद्र चौधरी ने वचन दे दिया कि जब तक जिंदा हूँ आपके साथ रहूंगा। जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही कुर्बानी है, हमारा झंडा ही लाल है, ये कुर्बानियों का झंडा है। इसलिए झंडे के नीचे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी हम देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर इस रियासत द्वारा इसको रियासत बनवाएंगे, और जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का जो माहौल था, जो प्यार और भाईचारा हमारा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, उसको दोबारा बहाल कराएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुआ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा वो यहाँ तशरीफ लाए और हमें सबको आशीर्वाद बुजुर्ग को देखिए बुके देते हुए उमर अब्दुल्ला जी, ताकि हम सभी ये इन्हें बुजुर्ग एक सीनियर सिटीजन उन्हें ले जाते हुए मंच की ओर। ये जो हमारे साथी यहाँ खड़े हैं वे बन करके बैठे। ये कैप्टन मोतीलाल जी जिसका मैंने जिक्र किया है, ये माननीय मेहमान को श्रद्धा के फूल अर्पण कर रहे हैं। जनाब मोतीलाल जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे सीनियर साथी, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के औहदेदारान, वर्कर हजरात और बिलखसूस आज घर में दोबारा
शामिल हमारे भाई चौधरी सुरेंद्र जी, इनके तमाम साथी, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। आज इत्तेफाक से हमारे लिए एक बहुत ये न सिर्फ एक अहम दिन रहा है बल्कि एक बहुत खुशकिस्मत दिन रहा है। एक तरफ से हम उस महान हस्ती मेरी दादी, जिनको प्यार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने मादर मेहरबान का खिताब दिया, हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी बरसी है। उसके साथ साथ जिस दिन का हम 5 अगस्त 2019 से इंतजार करते आए हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलना है उसकी शुरुआत होगी। इत्तेफाक से आज उसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन फिर सोने पे सुहागा हमारे एक साथी, जिनकी सियासी शुरुआत इसी तंजीम में हुई, जो फले फूले इस तंजीम में, फिर खुद कुछ गलतफहमियां हुई, थोड़ी देर के लिए हमसे अलग हुए, आज दोबारा घर वापस लौटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा सुरेंद्र जी ने शमूलियत की। इनमें से एक भी चीज हमारी तंजीम के लिए फंक्शन करने के लायक खबर बनती, लेकिन एक ही दिन 3 चीजें, पता नहीं अखबार वाले किस चीज को ज्यादा जोर देंगे और किस चीज को पीछे रखेंगे, क्योंकि अपने आप में तीनों चीजों की अपनी अहमियत है। जम्मू कश्मीर के लोग हर लिहाज से आज परेशान हैं। मां सिवाय चंद लोग जिनका हुकूमत के साथ तालमेल बना हुआ है, परेशान है, मायूस है, नाराज है। वहां इंसाफ मिला नहीं। जहां तरक्की की बात हुई वहां तरक्की मिली नहीं। अमन की बात हुई, भाईचारे की बात हुई, वो भी अधूरा रहा। आज घर चलाना मुश्किल होगा, महंगाई आसमान पे, खाने की चीजें मिलती नहीं, घर चलाना लगभग नामुमकिन। हुकूमत की तरफ से ऐलान होते हैं, उनको अमली जामा पहनाने वाला कोई नहीं। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में जो मरकजी हुकूमत चीजों का जिक्र उसमें हुआ, जिनका इस हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं, मैं हैरान हुआ जब मैंने उसमें ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स के नाम सुने जिन पावर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद मेरी हुकूमत में रखे गए थे, लेकिन उनको भी 370 और 35A के साथ जोड़ने का काम। टूरिज्म, जैसे 2019 से पहले कोई टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। अमन, जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी कोई अमन था ही नहीं। अरे जहां पे आप दावा कर रहे हो
चीज का भी जवाब दो कि वो नए इलाके कैसे मिलिटेंसी के शिकार हुए। अब पुंछ में जिस तरह के हमले देखने को मिले, रजौरी में जिस तरह के हमले देखने को मिले, अरे उसका भी जिक्र करते आप। सुप्रीम कोर्ट केस जो आपने फाइल किया उसमें क्यों खामोश? जो लगातार एक के बाद एक पिछले 1-2 साल में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया कश्मीर में, जो कई सालों से हमने नहीं देखा, जिक्र क्यों नहीं किया आपने? उस पर खामोश क्यों? जिस G20 का आप थकते नहीं हो, ढिंढोरा पीटने में, उसके साथ ये फौज तैनात करनी पड़ी। एक जो बाहर से मेहमान आया उनको 2-2, 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अरे वो भी लिखते आप। फिर आप क्यों नहीं लिखते हो कि जब हमारे बेताज बादशाह इस रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 15 मिनट के लिए हमारा रास्ता बंद किया जाता है। मुझे याद है जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर पट्टी चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पर रुकते थे। यहां आज हाल ये है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं जाते हैं तो जितना वजीर आजम के लिए दिल्ली में रास्ता बंद होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रास्ता बंद किया जाता है। मैंने खुद गिने गाड़ियां, शेर नहीं ना, इनकी मजबूरी है, मजबूरी है क्योंकि हालात ठीक नहीं है, डरे हुए हैं। इसके बिना वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। बदकिस्मती उनके मेरे घर के सामने से गुजरना पड़ता है। टू मैं साइलेंस सुनता हूँ, कहता हूँ देखता हूँ कौन गुजर रहा है। यकीन माने पहले 4 मोटरसाइकिल एक के बाद एक, रास्ता बंद करने का टाइम आ गया, बंद। उसके बाद जीपों में बेचारा जिसकी गाड़ी साइड पे पार्क हुआ हो उसको तो कहते हैं हटाओ हटाओ गाड़ी यहां से, चलो यहां पार्किंग नहीं। जो स्कूल के बाहर अपने बच्चों को उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का ड्राइवर, कहते चलो हटो हट, ले जाओ गाड़ी, सारा रास्ता साफ करके उसके बाद फिर 4 गाड़ियां, फिर कहीं बीच में छुपाई हुई गाड़ी एक, जिसमें हमारे एलजी साहब से निकल जाते हैं। अब एक तरफ से तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, अगर है तो जो आपने श्रीनगर में ये साइकिल सजाए हुए हैं सिर्फ उन पे बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। मैं मानू हाँ जनाब हालात इतने ठीक है कि जो एज चीफ मिनिस्टर में नहीं कर सका, मैं गाड़ी में बैठता था, आज हालात इतने ठीक हो गए हैं कि हमारे एलजी साहब अब साइकिल पर बैठ के बिना ज्यादा सिक्योरिटी के 10 आगे 2-4 बंदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इतने वो अब ठीक समझते हैं हालात को कि वो गुजरने के लिए तैयार है। अब मुझे बताइए ना, अब सच क्या है? क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं कि बिना रास्तों को बंद किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो क्योंकि मिलिटेंसी का इतना खतरा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। या तो ये रास्ता बंद करने का सिर्फ आपको शौक है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शौक हो गया तो आप कर रहे हो, या हालात इतने खराब है कि ये रास्ता बंद करना आपकी मजबूरी है। अगर हालात इतने खराब है, ये आपकी मजबूरी है, फिर जो आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला है वो झूठ है।
दोनों सच हो नहीं सकते। नौजवान बेरोजगार, उसकी बात क्यों नहीं? यहां लिस्टें निकलती हैं, दूसरे दिन लिस्टों के खिलाफ आवाज उठती है कि इसमें धांधली हुई है, तीसरे दिन लिस्ट को रद्द किया जाता है, चौथे दिन इंक्वायरी होती है, उसके बाद सिलसिला खत्म। बेचारे जो मेहनत करके इम्तिहान दे के सिलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ईमानदारी से वहां पे उस लिस्ट में दाखिल हो जाते हैं, पता नहीं उनमें से कितने सारे ओवरेज हो जाते हैं इंतजार करते करते कि कब हमें रोजगार का मौका मिले। कीमतें आसमान को छू रही है। जम्मू का भी वही हाल होगा जो श्रीनगर का है। आज सब्जी वाला टमाटर बेचने के लिए तैयार नहीं है। 150 किलो 150 रुपए किलो टमाटर। जब हम जाते हैं सब्जी वाले के पास और उससे टमाटर पूछते हैं, कहते हैं ना टमाटर के भाव और साफरान के भाव में ज्यादा कीमत का फर्क है नहीं, टमाटर कोई खरीदता ही नहीं, हम रखते नहीं। 5 किलो चावल का वादा हुआ, दिखा नहीं, अब कहते हैं हम 15 देंगे। अरे 5 नहीं मिला, 15 कहां से आएगा? कहते हैं हम जमीनें देंगे। पहले तो आप जमीनें छीन रहे हो उन लोगों से जिनको उन जमीनों का मालिकाना हक है, और फिर बसा किसको रहे हो कोई पता नहीं, कोई इसमें सफाई नहीं। तभी तो ये लोग परेशान हो जाते हैं जब कोई सियासी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। ये सुरेंद्र जी हैं, इतने बहादुर हैं कि वो ये और मैं जानते हैं कितना प्रेशर इन पे लगा पिछले दिनों में। अब कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप पे मतलब रखनी है, लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते हो कहां कहां से इसको दबाव आया। मैं कहता हूं वो लोग अगर इस रियासत को चलाने में इतनी मेहनत करते, जितनी मेहनत इन्होंने इसको रोकने पे की, अरे यहां तो लोग इतने मुतमईन होते, इतने खुश होते कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। अरे किन किन ओहदों पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की, कितने अफसर इनके पीछे लगाए। मैं इन अफसरों से कहता हूं ना, जरा सा शर्म तो करो। आप लोग सरकारी मुलाजिम हो, आपको हर हुकूमत के साथ काम करना है। ये लोग आज हैं, हमेशा के लिए नहीं होंगे। मत करो, हमेशा के लिए नहीं होंगे। तो मैं मानता अगर आपको अगले 6 महीने 1 साल में रिटायर होना है, फिर तो ठीक है, आप इन्हीं का साथ देते देते रिटायर हो जाते। लेकिन वो लोग जिनको आगे 15-20 साल का सर्विस है, कम से कम उस सर्विस का तो लिहाज करो। अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करो, वफा करो। आपका काम नहीं है सियासत में पढ़ना, वो सियासतदानों का काम है। कौन आता है कौन जाता है, तो लगता है जैसे हुकूमत का काम है तंजीमों को यहां तोड़ना और जोड़ना। हमारे साथियों को यहां से लेने में भी इन्हीं लोगों का रोल है, और जो हमें ज्वाइन करने की कोशिश उनको रोकने में भी इन्हीं लोगों का रोल। मैं क्या बताऊं, कश्मीर से एक सीनियर एक रीजनल पार्टी से ताल्लुक रखता है वहां कश्मीर में, जाना पहचाना, हमें ज्वाइन करने की उसने मन बना लिया था। चुपचाप मुझे मिला भी, डेट भी फिक्स हुआ, और फिर इंतजामिया पीछे पड़ गई।
गलती वही थी कि उसी वक्त मुझे उसको पकड़ना था, हार पहना के उसकी तस्वीर लेके पूरे बाजार में बेचना था मैंने। अब मैं भी बेवकूफ, बंदा सीख जाता है इसी तरह। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, जाओ अपने वर्करों को तैयार कर लो, हम कर लेंगे फंक्शन 10-15 दिन के बाद। उन 10-15 दिनों में इतना प्रेशर। अच्छा, बीजेपी का वो है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फोन अगर उसको आए तो बीजेपी वालों के आए। आप नहीं जा सकते हो, हम आपकी बात आपको इससे कराएंगे, आपकी बात उससे कराएंगे, आप दिल्ली आओ, आपकी मीटिंग हम फलाने से कराएंगे। भाई ठेकेदार था, कहा तुम्हारे भाई क्या हम ठेके कैंसिल करेंगे। हाथ जोड़े, कहा ना गलती हो गई, काम पकड़ता हूँ, जहां हूं बैठूंगा, दिल नहीं लगता है लेकिन नहीं जाऊंगा। ये हुकूमत कर रही है, इसीलिए तो लोग परेशान हैं। और बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने, जो मैं कहने जा रहा था। अगर सारा कुछ ठीक है, अगर हम लोग किसी काम के नहीं, हम नालायक हैं, अगर आप कहते हो हम चोर हैं, आप कहते हो हमने हुकूमत की किसी का भला नहीं किया, आप लोगों ने 3-4 सालों में तूफान किया यहां पे, तो इलेक्शन क्यों नहीं? अरे भाई इलेक्शन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में यह भी समझाइए कि क्यों 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर को गवर्नर रूल के अंदर। आखिर क्या मजबूरी है? एक तरफ से आप तब कहते हो कि सारा कुछ बड़ा अच्छा, दूसरी तरफ से आप बाहर के मुल्कों में जाके जमहूरियत का वहां ढंडोरा पीटते हो। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी यहां आते आते क्यों रुक जाती है? जिस तरह विकास गायब हो गया, हर थाने में अब विकास का FIR करना चाहिए कि भाई साहब विकास है तो गया कहां? क्योंकि हम बार बार सुनते हैं विकास विकास विकास, लेकिन विकास दिखता नहीं है। इसी तरह जमहूरियत हमें तो दिखता नहीं यहां। लेकिन कोई वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, बदलाव आना ही आना है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक पहुंच के लोगों की बात सुने, अपनी बात लोगों के सामने रखें, अपनी तंजीम को मजबूत करें, क्योंकि जिस दिन वो इम्तिहान हमारे सामने होगा, हम सही उम्मीदवार सामने रख के उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। यही हमारा मकसद और मंजिल होना चाहिए। फिलहाल इसमें सुरेंद्र जी का एक बहुत अहम रोल बनता है, और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां पे भी ये होंगे, मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा होऊंगा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि हम इस रियासत को इस दलदल से निकाल के लोगों के चेहरों पे जो मायूसी है, उस मायूसी को दोबारा एक मुस्कुराहट में तब्दील करें। क्योंकि बहुत हो गया ये मायूसी, ये उदासी। अब लोगों का हक है कि वो थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा वो राहत महसूस करें। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वापस आएंगे, वो बाहर गए हैं। उसके बाद सुरेंद्र जी को एक अच्छे से अच्छे ओहदे पे तंजीम के अंदर एडजस्ट करके, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में ये न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती दिला सके, बल्कि लोगों के साथ हमारा तालमेल उसको और ज्यादा बढ़ाएं। मैं आप सब साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि इस बहुत अहम दिन में हमें इस तरह आप सबसे मुलाकात का मौका हासिल हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद सुरेंद्र जी आपके यहाँ एक अच्छा खासा बड़ा जलसा, जिसमें हम जनाब फारूक साहब को भी लाएंगे,
बाकी बातें वहाँ पे कर लेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सभी छात्रों के लिए खाने का प्रबंध किया हुआ है। बता दें आपको हमने देखा कि शेर कश्मीर भवन में उमर अब्दुल्ला पहुंचे और उसी में उनका खैर मकदम किया। एक सेकंड ना रखो ना वो ठहरो। अरे वहाँ से भी जाएगा। आप लोग एडजस्ट हो जाओ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। खुला खुला चले ना, चलिए थोड़ा खुले। कैमरा पीछे ले लो पीछे ना, कैमरा पीछे कर लो। मैं आराम से बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो कह रहे नहीं जा रहा, आराम से जाओ। थोड़ा पीछे कर लो ना। माइक नीचे रख दो ना, माइक नीचे रख दो, माइक को नीचे रखो ना। माइक रख दो नीचे। आप लोग अगर कैमरा पीछे कर लोगे इनको जगह मिलेगी। अंकल आओ। पीछे नहीं आप थोड़ा साइड हो जाओ। चलिए रेडी? जी सर। मैं पहले तो एक सवाल का जवाब दूंगा जो यहाँ से मुझसे पूछा गया था और उस वक्त मैं दे नहीं सका। आप लोग खामोश रहिए प्लीज। यहाँ पे जब हम बैठे थे और सुरेंद्र जी को हमने हार पहनाए थे तो एक दो यहाँ से मुझसे पूछ रहे थे आप खुश क्यों लग रहे हैं। देखिए था अभी तक ये तासुर दिया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेशनल हाईवे की तरह वन वे ट्रैफिक ही है। यहाँ से हम जाते हुए देखेंगे लेकिन आते हुए नहीं देखेंगे। आज हमने ये साबित कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल हाईवे की तरह नहीं है। एक आध जाएगा भी लेकिन आएंगे भी और ऐसे लोग आएंगे जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा जो है मजबूती और ताकत मिलेगी। तो यही मैं कहना चाहता था, बाकी अब आप लोगों तक है। वन एट अ टाइम। I'll start here. नहीं आप चुप करो यार, चुप कर जाओ आप लोग। particular case and we are only going to judge this case as per the constitutional validity of the entire matter. I absolutely wholeheartedly welcome what the Honorable Supreme Court said today with regard to the affidavit filed by the Government of India. My initial reaction, if you saw on social media yesterday, was exactly this, that it is the legality and the constitutionality of what happened on the 5th of August 2019 that we want the Supreme Court to find on. The politics of it is not for the Supreme Court. That's for us. That is for political parties to fight their elections on. And therefore, I felt that this affidavit was misplaced. And I'm very glad that the Supreme Court found as well. Now we look forward, and I'm also very glad that the Honorable Chief Justice has indicated that this will be held on a day-to-day basis, which means that we hope that the process will be completed soon and that the judgment of the Supreme Court will be placed in front of everybody. You had said the similar thing in your tweet also. Do you feel I have no doubt that the Honorable Chief Justice and the judges of the Supreme Court do not follow Twitter,
and definitely do not read what I have to tweet. Therefore, it is just a very, very sort of welcome coincidence that what I said yesterday was what came out in the Supreme Court today, but I think it's only based on facts. We are arguing the constitutionality and the legality of what was done on 5th August 2019, not the politics of it. The politics of it will be argued on the electoral arena. उमर साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डे टू डे बेसिस पे इसकी हेयरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होगी। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है, उन्होंने उस पर जो अपना रिएक्शन किया वो ये कहती है कि हमें ये देखना होगा कि ऐसा न हो कि कोई कलेक्टिव कॉन्शियंस के की तरह की बात की जाए। आप कितने पुरुमीद हैं, जिस तरह आप कितने पुरुमीद हैं कि आप जो जिस तरह से हियरिंग दिन अब जिस तरह की शुरुआत हुई है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज़ पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतज़ार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर साहब, मेरे सवाल के था, मैंने ही कहा था, आपसे पूछा था कि आज आपके चेहरे पर अलग सी स्माइल दिख रही है कि सुरिंदर चौधरी आपके साथ आके आज पार्टी को ज्वाइन किया, इसलिए आपकी ज्यादा खुशी थी कि भाजपा को छोड़कर ज्वाइन किया। अब दोनों चीज़ों को अलग तो किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं मेरी खुशी के कई वजूहात हैं। उसमें मैं मान के चलूं कि अगर हम ये कहें कि 40% इनके ज्वाइनिंग का है, 40% सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका है, 20% मेरे कुछ जाती चीजें हैं, उनको छोड़ दीजिए। बात पर निशा कहती थी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को कि इनमें परिवारवाद चलता है, पर आज सुरिंदर चौधरी जी ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए कि परिवारवाद और करप्शन भाजपा में ही चलता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, मां सिवाय शायद लेफ्ट पार्टी को छोड़ के, जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। बीजेपी में भी सीनियर लीडरों ने अपने बेटों को बेटियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस चीज को छुपाते नहीं हैं, हम इस चीज को कबूल करते हैं। हम कहते हैं ना, अब हम एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अब इसमें एतराज किस बात का। अब यहाँ इतने कंपनियों के माइक बैठे हुए हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं ये अपने बेटों को बेटियों को एडजस्ट नहीं करते? उन कंपनियों में करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पर लोगों का मोहर लगवाना पड़ता है। लोग या तो हमें कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये जमहूरियत है ना, हर किसी को एक हक होता है इसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि मैं एक खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, क्या मेरे लिए सियासत जो है वो अब बंद है? मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ? मेरा हक है, मैं ले रहा हूँ। लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। You said that the democracy fails to reach Jammu and Kashmir. You don't see that this is a healthy democratic sign. That Supreme Court is listening to your petition and they will be deciding on that basis, on day-to-day basis. Is this in democracy? Supreme Court is in Delhi. Democracy is functioning in Delhi. Democracy is functioning in the rest of the country. Democracy is not functioning in J&K. How many examples do you want from me of the way in which democracy has been scuttled here? Absence of assembly elections, 1. Singling out J&K for delimitation of parliamentary seats, where it hasn't happened in the rest of the country. 2. The way in which the DDC election results were actually rigged by withholding the election to the chairperson post so that they could influence DDC members
to go against the mandate that they had actually got from the people. The way in which anti-defection laws are not applied to DDCs and BDCs. This is all a concerted effort to destroy democracy. And then when people sitting in high office start interfering in day-to-day politics, how is that democracy? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा था। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में उसका जो जिम्मेवारी है वो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार है। बड़ा इल्जाम लगाया था उन्होंने आप पर। ठीक है ना, 1 मिनट के लिए मानते हैं ना हम जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ डीजी, जो बुद्धल में हुआ उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं, जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूं, मैं अपनी जिम्मे लेता हूं। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूं। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन है? मैं हुकूमत में हूं नहीं, ना पीडीपी है ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40। उसके लिए कसूरवार कौन? उसी आप बताइए हमें, और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार? एलजी साहब, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन, हम भी सुनना चाहते हैं। सर भाजपा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आप पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार का भला चाहिए तो उनको वोट कीजिए, अगर अपने बेटों और बच्चों का भला चाहिए हमें कीजिए। आपको लगता है ये जो नहीं सॉरी, एक बार फिर बताइए, क्योंकि ये मैंने प्रधानमंत्री का सुना नहीं था। आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, पर्सनल कमेंट ऑन योर फैमिली। ही सेड कि अगर आपको अब्दुल्ला परिवार का भला करना है तो अब्दुल्ला परिवार को वोट कीजिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कीजिए, लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को और बेटों को करना है तो आप हमें कीजिए। अब ये पर्सनल कमेंट की जो पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुझे कोई गिला नहीं है इससे। प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैं। वो जो भी हमारे बारे में कहना पसंद करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो करें। और मैं उनकी बात में ये टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर यही है तो प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन बुलाएं। हम देखते हैं लोगों को क्या भला, किसका भला चाहिए। आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो। लोग उसमें फैसला करेंगे उनको किसका भला चाहिए। इलेक्शन कराइए, नतीजा आपके सामने होगा। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए। हम अपने आप को राजभवन के जरिए उन पर ठोस नहीं रहे हैं, हम मौका मांग रहे हैं। अच्छा, अब चलिए, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि ना तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी की सरकार बनेगी, ना ही बाप बेटी की। किस तरह से आप देखते हैं सर? आप अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने। करे ना। क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते हैं 50 पार तो करे ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी। इलेक्शन क्यों नहीं? ये तो हुआ ना क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में मैं कहूं या मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पे उतरूं ही ना। मैं बोला मैंने बैट नहीं पकड़ना,
जीतूंगा मैं, लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, कहते मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी कहती है मैं तैयार हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं दी जा रही है यहाँ इलेक्शन कराने के लिए। इजाजत मिले, इलेक्शन हो। लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा, आ जाए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो। शुक्रिया उमर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट वन, 2024 को लेकर किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है। अभी 17-18 तारीख को बैंगलोर में भी मीटिंग हो रही है, आप और महबूबा जी भी उस विपक्ष देखना मैंने कभी महबूबा जी के लिए जवाब नहीं दिया, ना मैं इस बात को पसंद करूंगा कि वो मेरे लिए जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे बुलाया गया, उस मीटिंग में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हम उसमें शमूलियत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कौन उस मीटिंग में जाएगा इसका फैसला भी होना बाकी है। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों अगर विपक्ष की उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना, करेंगी? किस लिए? एक ही मीटिंग को अटेंड करने का ये मतलब नहीं है ना कि सारा कुछ जो है वो इसी तरह होगा। हम नेशनल लेवल पे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो अब हम पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे ना किस तरह का माहौल होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लेकिन आप पहले से ही चाहते हो कि इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और हम आपके सामने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खोल दें, ये ना ये कोई जर्नली का कोई मतलब ये दिखता नहीं है। हम अपने जो कार्ड्स जो हैं बिल्कुल अपने छाती से दबाए रखेंगे, जब खोलने होंगे हम खोल के आपके सामने रखेंगे। चले, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।